है लिटरलाइजेशन और जो दूसरा है पोर्जोलाइजेशन। लिटरलाइजेशन और पोर्जोलाइजेशन, ये दो प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू? ध्यान रखना दोनों की दोनों प्रक्रियाएं उन क्षेत्रों की है जहां प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवेपो ट्रांसपायरेशन। बट एक प्रक्रिया है ट्रॉपिकल जोन की, उष्ण कटिबंध की है, और दूसरी प्रक्रिया इसमें से टेम्परेट जोन की है। इस जोन की है टेम्परेट जोन की, शीतोष्ण कटिबंध की। एक प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिसिलिकेशन, प्रोसेस ऑफ डिसिलिकेशन। तो दूसरे को कहते हैं प्रोसेस ऑफ सिलिकेशन, प्रोसेस ऑफ सिलिकेशन, प्रोसेस ऑफ सिलिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लेटरलाइजेशन की प्रक्रिया मैंने बताया उष्ण कटिबंधों में होती है, वहां जहां वर्षा की दर उच्च है। इसे प्रोसेस ऑफ सिलिकेशन डिसिलिकेशन कहते हैं। क्या है आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों कि सपोज कोई एक उष्ण कटिबंधीय मृदा क्षेत्र है या विषुवतीय मृदा क्षेत्र है जहां पर वर्षा सालों भर उच्च है। ये मृदा क्षेत्र हो गया। अब इस मृदा क्षेत्र में मैंने बताया कि वर्षा अधिक है, तापमान अधिक है, क्योंकि उष्ण कटिबंध है तो तापमान भी अधिक होगा, आर्द्रता भी अधिक है। इसके कारण से यहाँ पर ब्रॉड लीव्स वेजिटेशन होता है, चौड़ी पत्तीदार वनस्पतियां होती हैं, हार्डवुड्स होते हैं। और इन वनस्पतियों को हम उदाहरण के तौर पर अगर दिखाएं तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि ये वनस्पतियां कुछ ब्रॉड लीव्स ऐसी हैं, ये वनस्पतियां कुछ ऐसी हैं। अब इस जोन में जब होती है वर्षा, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए इसके ऊपर की मिट्टी की परत टॉप सॉइल है, नीचे की परत सब सॉइल है। अब इस जोन में हुई वर्षा, मान लीजिए फिर से यहाँ की बादल है और बादलों ने की वर्षा, तो वर्षा के प्रभाव से उच्च तापमान के कारण सिलिका, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तमाम तत्व जल के साथ मिश्रित होते हैं, जल में घुलते। ध्यान रखना, सिलिका जैसे तत्व जल में घुलते हैं। फिर से बार बार बोल रहा हूं, सिलिका जैसे तत्व जल में घुलते हैं और जल में घुलकर ग्रेविटी वाटर के साथ यह ऊपरी परत से निचली परत की ओर आ जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा सिलिका की है, सोडियम की है, पोटेशियम की है, कैल्शियम की। ये तमाम तत्व ऊपरी परत से निचले परत की ओर आ जाते हैं। तो सरफेस में ध्यान रखना, सरफेस में Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, Fe2O3 या FeO, ये तमाम प्रकार के मतलब धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज और अन्य अलौह धात्विक खनिज ऊपरी परत में अधिक मात्रा में, शेष मात्रा में बचे रह जाते हैं। सिलिका जैसे हल्के तत्व निचली परत में चले गए और ये निक्षालन की प्रक्रिया से जो प्रक्रिया हो रही है ग्रेविटी वाटर के थ्रू, ये लीचिंग है। ये कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? ये लीचिंग है। लीचिंग की प्रक्रिया कल ही आपने समझा था। तो लीचिंग की प्रक्रिया के थ्रू ये ऊपरी परत से निचली परत में आ जाते हैं। तो मिट्टी की ऊपरी परत में धात्विक खनिजों की बहुलता या प्रचुरता, आनुपातिक बहुलता हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहा जाता है और लेटराइट मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को ही लेटरलाइजेशन कहते हैं। ये जो मिट्टी बनती है जिसमें लौहांश की प्रचुरता होती है ऊपरी परत में, ईंट की तरह लाल रंग की देखने में आती है, इस मिट्टी को ही लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखना, यह शब्द लेटराइट ना एक विद्वान थे जिनका नाम था बुकानन। बुकानन ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि जो शब्द लेटर है, इसमें से लेटर का अर्थ ही होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है कि ईंट, ईंट के भांति। ब्रिक्स का मतलब क्या हो गया? ईंट। तो ईंट के भांति लाल रंग की कठोर परत ऊपर की, किसकी? मिट्टी की कठोर परत वाली मिट्टी ही लेटराइट कहलाती है और लेटराइट निर्माण की प्रक्रिया लेटरलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटरलाइजेशन। तो इसी बात को अब मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। लिखो सभी के सभी, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, 2 घंटे में आपका पूरा टॉपिक 2 घंटे से भी कम में पूरा हो जाएगा। लिखो सभी के सभी, ध्यान से लिखो। उष्ण कटिबंधीय लिखना है, उष्ण कटिबंधीय उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उच्च ताप एवं जल की प्रचुरता की वजह से, उच्च ताप एवं जल की प्रचुरता की वजह से, जल की प्रचुरता की वजह से मृदा के ऊपरी परत में उपस्थित, ऊपरी, आज परत की जगह मंडल लिखिए, तो मृदा के ऊपरी मंडल में उपस्थित सिलिका, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, प्रतीक चिन्ह लिख देंगे, सिलिका, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे तत्व, सोडियम जैसे तत्व जल के माध्यम से, जल के माध्यम से निच्छालित होकर, निच्छालित होकर, निच्छालित होकर निचले मंडल में, निचले मंडल में विनिक्षेपित हो जाते हैं। कल बताया था इल्यूविएशन, निचले मंडल में विनिक्षेपित हो जाते हैं। ऊपर से लीज हुई और नीचे आकर इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होना ही विनिक्षेपण है। विनिक्षेपित हो जाते हैं पूर्णतः, पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखें क्या? लिखो, इस प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया से मिट्टी की ऊपरी परतें,
मिट्टी की ऊपरी परतें धात्विक ऑक्साइड्स की प्रचुरता वाली हो जाती हैं। सुधा वर्मा, मोस्ट वेलकम बेटा। धात्विक ऑक्साइड की प्रचुरता वाली हो जाती हैं, प्रचुरता वाली होती है, जिनमें लौहांश मतलब लोहे का अंश, लौहांश की अधिकता पाई जाती है, जिनमें लौहांश की अधिकता पाई जाती है, जबकि जबकि सिलिका जैसे तत्वों की कमी, जबकि सिलिका जैसे तत्वों की कमी कमी प्राप्त होती है, सिलिका जैसे तत्वों की कमी प्राप्त होती है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें लोहे, लोहा मत लिखो, ऐसा लिखो, लौहांश की प्रचुरता वाली इस मिट्टी, लौहांश की प्रचुरता वाली इस मिट्टी को ही बुकानन महोदय ने लेटराइट कहा है। क्या कहा है? लेटराइट कहा है। लेटराइट कहा, लेटराइट हो गई, अब लिखेंगे पूरी बात। लेटराइट कहा है, जहां लेटर शब्द का अर्थ है ब्रिक्स, लेटर शब्द का अर्थ है ब्रिक्स, हिंदी लिख देंगे ईंट के भांति, ईंट के भांति कठोर एवं लाल रंग की मिट्टी, एकदम सूखने पर ब्रिक्स के भांति ये कठोर हो जाती है, ईंट के भांति कठोर एवं लाल रंग की मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे इस मृदा निर्माण की प्रक्रिया को ही, इस मृदा निर्माण की प्रक्रिया को ही, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को ही लेटराइटीकरण, लेटराइटीकरण कहते हैं, लेटराइटीकरण कहते हैं, चूंकि चूंकि ऊपरी परतों में सिलिका की कमी हो जाती है, चूंकि ऊपरी परतों में सिलिका की कमी हो जाती है, इसलिए इसे इसे डिसिलिकेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसिलिकेशन, प्रोसेस ऑफ डिसिलिकेशन भी कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ डिसिलिकेशन भी कहा जाता है। पूर्ण विराम, पहली बात समाप्त, पहली बात समाप्त। अब लेटराइट मिट्टी वगैरह का उपयोग क्या होता है भारत में, जब मिट्टी पढ़ते हैं तब फिर बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ, ये पाई कहाँ जाती है, इसका उपयोग कहाँ होगा, वहां पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर ले, ठीक है ना, पहली बात फिनिश। अब आती है पोर्टोलाइजेशन की प्रक्रिया, हेडिंग दे पोर्टोलाइजेशन मतलब पॉटजोलीकरण, पॉटजोलीकरण, पॉटजोलीकरण में डैश देकर लिखेंगे पोर्टजोल मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, पोर्टजोल मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें यह मृदा शीत के साथ आर्द्र जोड़ेंगे, शीतार्द्र प्रदेशों में, शीतार्द्र प्रदेशों में पाई जाती है, जहां 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 शंकुधारी वनस्पतियों, जहां शंकुधारी वनस्पतियों की पत्तियों में पाया जाने वाला, शंकुधारी वनस्पतियों की पत्तियों में पाया जाने वाला मोमदार पदार्थ, पाया जाने वाला मोमदार पदार्थ की उपस्थिति में चिलेशन की प्रक्रिया होती है, कल बताया हूं चिलेशन की उपस्थिति में चिलेशन की प्रक्रिया होती है, एवं चिलेशन की प्रक्रिया होती है, एवं चिलेट रसायनों की उपस्थिति में, चिलेट रसायनों की उपस्थिति में, चिलेट रसायन है, रसायनों की उपस्थिति में धात्विक खनिज सेस्क्यू ऑक्साइड के रूप में, सब कुछ कल पढ़ा है, धात्विक खनिज सेस्क्यू ऑक्साइड के रूप में, सेस्क्यू ऑक्साइड के रूप में ऊपरी परत से निचली परत की ओर ऊपरी परत से निचली परत की ओर, सेस्क्यू ऑक्साइड ऊपरी परत से निचली परत की ओर अपवहित एवं निक्षालित होकर, अपवहित एवं निक्षालित होकर पोर्टजोल मिट्टी का निर्माण करते हैं। निक्षालित हो जाएगा जो मिट्टी बनेगी क्या कहलाएगी? पोर्टजोल मिट्टी, पोर्टजोल मिट्टी का निर्माण करते हैं, जिसमें सिलिका की प्रचुरता पाई जाती है, सिलिका की प्रचुरता पाई जाती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को प्रोसेस ऑफ सिलिकेशन, प्रोसेस ऑफ सिलिकेशन
सिलिकेशन भी कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ सिलिकेशन भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। प्रोसेस ऑफ सिलिकेशन भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लिखो पैराचेंज करते हुए, लेटराइट एवं पोडजोल दोनों ही मिट्टियों की प्रकृति, लेटराइट एवं पोडजोल दोनों ही मिट्टियों की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। क्यों अम्लीय होती है? तो इसको भी लिखाऊंगा। दोनों की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसे अम्लीय होती है? तो लिखेंगे सभी, लिखे लेटराइट एवं लाल पीली मिट्टी, साथ में जोड़ेंगे एक शब्द, लेटराइट एवं लाल पीली मिट्टी की अम्लीयता का कारण, लेटराइट एवं लाल पीली मिट्टी की अम्लीयता का कारण, अम्लीयता का कारण क्या होता है? अम्लीयता का कारण सूक्ष्म जीवों की उच्च सक्रियता, सूक्ष्म जीवों की उच्च सक्रियता, उच्च सक्रियता तथा इन जीवों द्वारा उत्सर्जित, सूक्ष्म जीवों की उच्च सक्रियता तथा इन जीवों द्वारा उत्सर्जित अम्लीय रसायन होते हैं। जहां तापमान अधिक होगा सूक्ष्म जीव दोस्तों वहां पर सक्रिय होंगे, अम्लीय रसायनों का स्राव करेंगे तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। पूर्ण विराम लिखे पुनः, पुनः। अब पुनः में क्या लिखेंगे? लिखे पोडजोल मिट्टी की अम्लीयता, पोडजोल मिट्टी की अम्लीयता सिलिका की प्रचुरता, सिलिका की प्रचुरता के कारण, के कारण, के कारण बनती है। सिमरन चौहान बताएंगे बेटा, जब रॉक सिस्टम पढ़ाएंगे ना बेटा तो बताएंगे सिमरन, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। एक टॉपिक आता है भारत का भूगर्भिक इतिहास, उसके साथ चट्टानें पढ़ाएंगे तो पक्का सिमरन समझाएंगे कि पेंसिल वाली जो स्लेट चट्टानें होती हैं, ग्रेफाइट जो होती है, वो कैसे बनती, बताएंगे बेटा, ठीक है। तो ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएं थी दोस्तों। अब मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चे जानते भी होंगे, जिसको कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है, जिसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका। पहले मैं समझाऊंगा तब फिर बाद में लिखना, अभी मत लिखने लगना। पहले मैं समझा देता हूँ, खूब लिखने और लिखाने का समय दूंगा, पहले समझ लो। देखो जो बातें फैक्ट की होती है उनको लिखा देता हूँ, उनको तो फैक्ट है, लिखना समझना क्या, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बढ़िया से पहले समझा जाता है फिर लिखा जाता है बेटा, है ना। देखो समझो, मान लो कि यहाँ पर कोई चट्टान पड़ी है, यहाँ पर कोई चट्टान पड़ी है और इस चट्टान से कभी एक समय विशेष पर इसके अपक्षय आदि से बनी होगी मिट्टी। क्या बनी होगी? मिट्टी। जब मिट्टी बनती है तो आप नोटिस करना कि ऊपरी परत में तो वनस्पतियों के खूब सारे ढेर पड़े होते हैं, वनस्पतियों के ढेर, जैसे कूड़ा कटकर तमाम दुनिया भर के पड़े होते हैं, तमाम कूड़ा कटकर पड़े होते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई एक पत्ती पड़ी हुई है, दूसरी पत्ती पड़ी हुई है, तीसरी पत्ती पड़ी हुई, कुछ ऐसा खूब सारा ढेर पड़ा हुआ होगा, ढेर पड़ा होगा, कूड़ा कटकर पड़ा होगा पूरा। बट इसके जैसे नीचे आएंगे तो इसके नीचे चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से प्राप्त होने वाले खनिज पाए जाते होंगे, विखंडन एवं वियोजन से प्राप्त होने वाले खनिज पाए जाते होंगे, तो यहाँ खनिजों का समूहन होगा, खनिजों का समूहन होगा। फिर इसके नीचे देखेंगे तो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते होंगे, बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते होंगे। तो इस तरह से हम अगर ऊपर से नीचे की ओर मिट्टी की खुदाई करते हुए पहुंचे तो एक आइडियली आदर्श रूप में ऊपर से नीचे तक मिट्टी कई अलग अलग प्रकार के प्रवृत्ति या प्रकृति वाले खनिजों के समूहन से बनी होती है। इसमें से प्रत्येक खनिज समूह संस्तर को, ये जो लेयर है, जो लेयर्स पाई जाए, जैसे लेयर मान लो 1 हो गई, फिर 2 लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई, 4 लेयर हो गई, 5 लेयर हो गई, इसमें से जो प्रत्येक परतें हैं, इन प्रत्येक परतों को मृदा के संदर्भ में कहा जाता है सॉइल हॉरिजोन। क्या कहते हैं दोस्तों? सॉइल हॉरिजोन। इंग्लिश में हम कहते हैं हॉरिजोन और हिंदी में कहते हैं मृदा मंडल। मिट्टी की परतों को ही मृदा मंडल कहा जाता है और प्रत्येक मृदा मंडल का समूह ही मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। फिर से बताना चाहूंगा, एक मिट्टी को अगर ऊपर से लेकर नीचे तक खुदाई करके देखे, नीचे तक मतलब जहां तक उसका पेरेंटल रॉक मिलता है, पैतृक चट्टान मिलती है, पैतृक चट्टान का मतलब जिस चट्टान से मिट्टी बनी है, वो चट्टान मिल जाती है तो देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक मिट्टी कई परतों में विभाजित होती है। मिट्टी की परतों को कहते हैं सॉइल हॉरिजोन, मतलब मृदा मंडल, और मृदा मंडलों के टोटलिटी को, पूर्ण समूह को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। इसका ज्ञान, एक बात और ध्यान रखना कि एक अष्टफलकीय यंत्र होता है, एक अष्टफलकीय बेलनाकार यंत्र होता है, जिसको ऊपर से नीचे तक मिट्टी में चुभा देते हैं, फिर पूरा नीचे से ऊपर तक मिट्टी को निकाल करके फिर देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रकृति की मिट्टी है, और उसको कहते हैं ध्यान रखना कि जो अष्टफलकीय उपकरण होता है, बेलनाकार यंत्र होता है, उसको कहा जाता है दोस्तों पेडॉन। क्या कहते हैं? पेडॉन नामक यंत्र होता है। अष्टफलकीय होगा, ध्यान रखना, 8 फलकों वाला, 8 किनारों वाला होता है, तो अष्टफलकीय यंत्र होता है। यहां पर नहीं लिख पा रहा मैं तो यहां लिख देता हूं, अष्टफलकीय बेलन के आकार का यंत्र होता है, ठीक है ना। और मृदा विज्ञान को आप सभी जानते ही हैं, पेडोजेनेसिस या पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं मृदा विज्ञान को। मृदा विज्ञान अपने आप में पेडोलॉजी कहलाता है। अब इसी बात को एक बढ़िया भाषा में और बढ़िया चित्र के साथ में आगे लिखाऊंगा, लेकिन
इनकी अगर मैं व्याख्या करूं कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, हॉरिजोन पाए जाते हैं, और इनका समूह किस प्रकार से एक मेच्योर सॉइल प्रोफाइल, अभी कुछ मत लिखेगा, सॉइल प्रोफाइल का निर्माण करता है, तो रियलिटी यह है दोस्तों कि ऊपर से नीचे तक अगर मिट्टी को बांटोगे तो इसमें कौन से हॉरिजोन पाए जाते हैं। सबसे पहला जो मंडल होता है उसको कहते हैं ओ हॉरिजोन। क्या कहते हैं उसको? ओ हॉरिजोन कहते हैं। और ओ हॉरिजोन का नाम है जैविक मंडल। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये जैविक मंडल है, ये जैविक मंडल है, जैविक मंडल है दोस्तों। जैविक मंडल के मूल रूप से दो परतें होती हैं, एक होती है O1 और दूसरी होती है O2। O1 है पर्ण ढेर, जहां पत्तियों के ढेर पड़े रहते हैं, और O2 है ह्यूमस मंडल। O2 कौन सा मंडल है? कल हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा है, ये ह्यूमस मंडल कहलाता है। फिर ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड नंबर पर जो मंडल पाया जाता है, तो सेकंड नंबर पर है ए हॉरिजोन। कौन सा हॉरिजोन है? ए हॉरिजोन। ए हॉरिजोन अपने आप में बेसिकली खनिज मंडल है, खनिज मंडल है, खनिज मंडल है। और खनिज मंडल को ए को तीन परतों में बांटते हैं, A1 में, A2 में और A3 में। यहां पर 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है जैसे मैंने लिखा है। और बेसिकली इस मंडल से खनिजों का अपवहन निचली परत में हो रहा होता है, निचली परत में हो रहा होता है, इसीलिए इसे हम अपवहन मंडल भी कहते हैं। अपवहन मंडल के बारे में कल हमने पढ़ा था, जिसे हमने लिखा था इलुविएशन। इलुविएशन जोन कहलाता है, इलुविएशन जोन कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों यहां पर बी हॉरिजोन। बी हॉरिजोन आता है। बी हॉरिजोन को भी खनिज मंडल ही कहते हैं, ये भी खनिज मंडल है दोस्तों। और इस खनिज मंडल को भी तीन परतों में बांटते हैं, A1 सॉरी B1, B2 एंड B3 में बांटते हैं। ये जो B2 होता है, तो यहां से आने वाले खनिज सारे के सारे इसी मंडल में ऊपर से नीचे जो आते हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे होने की परत को हम विनिक्षेपण मंडल कहते हैं, विनिक्षेपण मंडल कहते हैं। तो ये विनिक्षेपण मंडल हो गया, जिसे इंग्लिश में हम लोगों ने इलुविएशन जोन कहा था, इलुविएशन जोन कहा था, इलुविएशन जोन कहा था। फिर चौथे नंबर पर बारी आती है, जो ये चट्टानों के ये बड़े बड़े टुकड़ों वाला पाया जाता था, तो चौथे नंबर पर कहलाता है, ध्यान रखना, चौथे नंबर पर सी हॉरिजोन। सी हॉरिजोन आता है। सी हॉरिजोन को हम दो परतों में बांटते हैं, ऊपर की परत कहलाती है रेगोलिथ और नीचे की परत कहलाती है पैरेंटल रॉक। पैरेंटल रॉक, पैतृक चट्टान। रेगोलिथ की हिंदी रेगोलिथ ही है, रॉक। तो ऊपर से नीचे तक अगर मिट्टी में आएंगे तो ओ हॉरिजोन, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन एंड सी हॉरिजोन, ये चार हॉरिजोन पाए जाते हैं, क्योंकि चौथा और पांचवा दोनों संयुक्त रूप से सी हॉरिजोन के ही पार्ट होते हैं, सी हॉरिजोन के ही पार्ट होते हैं। इनको किन किन नामों से जानते हैं और किस प्रकार से ये मंडल बनते हैं, ये पूरी व्याख्या मैंने इस पेज पर लिखी है। जब इसे इस प्रकार से बनाएंगे तभी यह कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। लेकिन इसे बनाने से पूर्व दोस्तों, इसे बनाने से पूर्व मैं आपको पहले कुछ छोटी सी लैंग्वेज लिखाना चाहूंगा। तो लिखें, किसी भी जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली, किसी भी जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली एक विकसित मृदा, एक विस्तृत मृदा कई लंबवत परतों या मंडलों में विभाजित होती है, कई लंबवत परतों या मंडलों में विभाजित होती है, मंडलों में विभाजित होती है। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगा, लिखो, मृदा की प्रत्येक परत सॉइल हॉरिजोन कहलाती है। मृदा की प्रत्येक परत सॉइल हॉरिजोन कहलाती है, एवं इनका मतलब हॉरिजोन का, एवं इनका सॉइल हॉरिजोन के बारे में लिख रहे हैं, इनका सामूहिक, इनका सामूहिक नहीं लिखें, इनका व्यवस्थित समूहन ही मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। इनका व्यवस्थित समूहन ही मृदा परिच्छेदिका कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब लिख दिया इतना, लिखे, मृदा परिच्छेदिका का ज्ञान, मृदा परिच्छेदिका का ज्ञान हमें पेडॉन नामक अष्टफलकीय बेलनाकार यंत्र से होता है, अष्टफलकीय बेलनाकार यंत्र से होता है। पेडॉन नामक अष्टफलकीय बेलनाकार यंत्र से होता है, यंत्र से होता है। पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखेंगे मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी एवं मृदा वैज्ञानिकों को पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है, पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है, पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करें, लिखें, एक विकसित मृदा परिच्छेदिका, एक विकसित मृदा परिच्छेदिका निम्नलिखित मृदा मंडलों का
निम्नलिखित मृदा मंडलों का समूहन होती है। निम्नलिखित मृदा मंडलों का समूहन होती है। अब समूहन होती है में अब ये चीज बनाएंगे, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड दिख पाए आराम से, ठीक है ना। अब ये पूरी बात ऊपर से नीचे तक लिखो, 1 2 3 4 जो मैंने लिखा है वो उसी तरह से लिख दो आप। पूरी बात लिखेंगे ऊपर से नीचे। बन जाए तो बताना। कुछ बच्चों ने कमेंट्स कर दिया, हो गया, बाकी सब बच्चे। नम्रता चौहान, शुभाशीष बेटा, और मेरे तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। ठीक है, सभी बच्चों का हो गया। ये थी सॉइल प्रोफाइल, इसे कहते हैं दोस्तों मृदा परिक्षेदिका। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है, बस एक लाइन और लिख सकते हैं इसको लिखने के बाद कि ए बी एवं सी संस्तर को मिलाकर, ए बी एवं सी संस्तर को मिलाकर, सी संस्तर को मिलाकर सोलम, SOLUM, SOLUM सोलम कहा जाता है, सोलम कहा जाता है। जबकि जबकि ओ ए एवं बी, सी को हटा दे, ओ ए एवं बी संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से ट्रू सॉइल वास्तविक मृदा, ट्रू सॉइल वास्तविक मृदा कहलाते हैं, ट्रू सॉइल वास्तविक मृदा कहलाते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये हो गया दोस्तों, ओके। ये सॉइल प्रोफाइल हो गया। अब हो गया, अब लास्ट टॉपिक लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। लिखिए मृदा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मृदा वर्गीकरण, मृदा वर्गीकरण। तो डैश देकर लिखेंगे मिट्टी का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। क्या लिखेंगे? मिट्टी का वर्गीकरण, वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। कैसे भिन्न भिन्न आधार होंगे? लिखो नंबर 1, पहला, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर। पहला रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। अब डैश देकर बस एक एक लाइन लिखना है। लाल क्यों हुई मिट्टी? तो लिखेंगे आयरन ऑक्साइड, मतलब लौह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से, लौह एकदम फैक्ट है, याद करना है दोस्तों, लौहांश या लौह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है। मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। पूर्ण विराम लगाएं। फिर लिखेंगे लौहांश की क्रिया, मतलब लोहे का अंश जो है, लौहांश की क्रिया जल से हो जाने पर, जब पानी से उसकी क्रिया हो जाएगी, लौहांश की क्रिया जल से हो जाने पर, लौहांश की क्रिया जब किससे हो जाएगी? जल से हो जाने पर मृदा का रंग पीला हो जाता है, मृदा का रंग पीला हो जाता है। देखो यह निम्न या मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी होती है, यह निम्न या मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी होती है। पहली बात समान। अब दूसरी बात, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। डैश देकर लिखेंगे मृदा के काले रंग का के दो प्रमुख कारण हैं, मृदा के काले रंग के दो प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, नंबर 1 कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता, कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता। जब भी कार्बनिक तत्व ज्यादा होंगे, कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता, चिरनोजा मिट्टी इसका बेस्ट एग्जांपल है। कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता, अगर कार्बनिक तत्व हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा, तो मिट्टी कैसे दिखेगी? काले रंग की दिखेगी। देखो ऐसी मिट्टी उच्च उर्वरता वाली होती है, ऐसी मिट्टी उच्च उर्वरता वाली होती है।
ऐसी मिट्टी उच्च उर्वरता वाली होती है। ठीक है, नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं, नंबर टू में, नंबर टू, बेसाल्टिक लावा मिट्टी, बेसाल्टिक लावा मिट्टी, ये भी काले रंग की होगी जैसे दक्कन पठार की मिट्टी। बेसाल्टिक लावा मिट्टी, लावा चट्टानों के, बेसाल्टिक लावा चट्टानों के, चट्टानों के। लीजेंड किलर देखो बेटा, साथ साथ पढ़ो, इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, बेसाल्टिक लावा मिट्टी, मिट्टी लिखो। इसके काले रंग का कारण, इस मिट्टी के काले रंग का कारण, इसके काले रंग का कारण, काले रंग का कारण कार्बनिक तत्व नहीं बल्कि टाइटेनीफेरस, टाइटेनीफेरस नाम याद करना पड़ेगा, मैग्नेटाइट, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिकों की उपस्थिति है। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिकों की उपस्थिति है। पूर्ण विराम लगाए। यह मिट्टी कुछ फसलों के लिए उत्तम है, जैसे, यह मिट्टी कुछ फसलों के लिए उत्तम है, जैसे कपास, गन्ना आदि, जैसे कपास, गन्ना आदि। इसीलिए भारत में इसे, इसीलिए भारत में इसे, इसे काली कपासी मृदा कहा जाता है, काली कपासी मृदा कहा जाता है। तथा स्थानीय रूप से यह मिट्टी रेगुर सॉइल कहलाती है। स्थानीय नाम है ये, स्थानीय रूप से यह मिट्टी रेगुर सॉइल कहलाती है, जो नाम है इसका स्थानीय, लोकल। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। रेड येलो हो गई, ब्लैक हो गई। अब तीसरे नंबर पर रंग के आधार पर सब बात कर रहे हैं। व्हाइट, व्हाइट सॉइल लिखेंगे। लाइमस्टोन जोन मतलब जहां भी चूना पत्थर है, लाइमस्टोन क्षेत्र जहां चूना पत्थर होगा, लाइमस्टोन जोन मतलब चूना पत्थर क्षेत्र, लाइमस्टोन जोन चूना पत्थर क्षेत्र में में पाई जाने वाली अपक्षयित मिट्टी, पाई जाने वाली अपक्षयित मिट्टी जो कि चूना पत्थर के अक्षय से बनेगी, है ना, पाई जाने वाली अपक्षयित मिट्टी जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है, जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है, प्रचुरता होती है, उसे उसे श्वेत मृदा कहते हैं, श्वेत मृदा, व्हाइट सॉइल। तो नेक्स्ट चौथे नंबर पर ब्लू सॉइल, नीली मिट्टी, ब्लू सॉइल लिखें। जब जब कार्बनिक मृदा का विकास, कार्बनिक मृदा का विकास, विकास एनारोबिक रिएक्शन मतलब अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन के दौरान होता है, अवायवीय श्वसन के दौरान होता है, होता है, तो मृदा का रंग, तो मृदा का रंग गहरा नीला हो जाता है, जैसे पीट मिट्टी, गहरा नीला हो जाता है, जैसे पीट मिट्टी गहरे नीले रंग की हो जाएगी। नेक्स्ट पांचवें नंबर पर लिखेंगे ग्रे सॉइल। ग्रे, ग्रे का मतलब होता है धूसर मिट्टी, ग्रे सॉइल। तो ग्रे सॉइल में लिखेंगे वह मिट्टी जिसमें सिलिका की प्रचुरता पाई जाती है, वह मिट्टी, वह मिट्टी जिसमें सिलिका की प्रचुरता पाई जाती है, श्वेता पनवार, ठीक है बेटा, पाई जाती है। उसका रंग, उसका रंग धूसर, धूसर मतलब ग्रे, ग्रे हो जाता है, जैसे पोर्जोल मृदा, जैसे पोर्जोल मृदा, पोर्जोलाइजेशन की प्रक्रिया से पोर्जोल मृदा बनी ना। और लास्ट छठवां नंबर ब्राउन सॉइल, ब्राउन सॉइल लिखें वह मृदा जिसमें, वह मृदा जिसमें सिलिका मध्यम या निम्न पाई जाती है, सिलिका मध्यम व निम्न पाई जाती है। उसका रंग हल्का भूरा, हल्का भूरा प्राप्त होता है। ग्रे एंड ब्राउन सॉइल की उर्वरता, पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे ग्रे, ग्रे का मतलब राख की तरह लगभग मानो, राख। तो ग्रे एवं ब्राउन सॉइल की उर्वरता सापेक्षिक रूप से निम्न पाई जाती है। श्वेता ठीक है बेटा, समझ गया, ठीक, ओके। करण या तो पॉसिबल नहीं है बेटा रेगुलर चलती क्लास में ऐसी बात करना, ठीक है, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, रंग के आधार पर मिट्टी का एक वर्ग बन गया।
अब दूसरे नंबर पर आप बात करेंगे, दूसरे नंबर पर कि मिट्टी का अगर वर्गीकरण करते हैं तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ पीएच, तो पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण का आधार हो गया। सृष्टि पांडे भारत के भूगोल में सारी मिट्टी में बताएंगे कौन सी फसल होगी। ये दुनिया की चल रही है मिट्टी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी लाल पीली मिट्टी में आती है। आइए यहां पर पीएच मान के आधार पर। अब पीएच मान के आधार पर मिट्टियों में आप सभी जानते हैं सबसे पहला है उदासीन मिट्टी। उदासीन, उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? जिसकी पीएच वैल्यू होती है 7। दूसरे नंबर पर बात आती है उदासीन मृदा के बाद, दूसरे नंबर पर बात आती है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा आती है जिसका पीएच मान प्राप्त होता है, पीएच मान प्राप्त होता है लेस देन 7, लेस देन 7 में ऐसा होता है, लेस देन 7। फिर तीसरे नंबर पर बारी आती है क्षारीय मृदा, जिसका पीएच मान होता है ग्रेटर देन 7। 7 जिसका वो उदासीन होगी, 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगी, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगी। जो लोमी सॉइल है उसी को दोमट कहते हैं असीस, लोमी सॉइल ही दोमट कहलाती है। श्वेता पवार खाते होंगे बेटा, ठीक है। अब इसमें एक बात जरूर लिखेंगे, लिखें आंशिक अम्लीयता वाली मृदा जिसका पीएच मान, आंशिक अम्लीयता वाली मृदा जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य, 6 से 7 के मध्य पाया जाता है, जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य पाया जाता है, वह सापेक्षिक रूप से उच्च उर्वरता वाली होती है। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिख दे इतना। फिर लिखेंगे अम्लीय मिट्टी के सुधार हेतु, अम्लीय मिट्टी के सुधार हेतु मृदा में कैल्शियम अर्थात चूने का छिड़काव करते हैं। मृदा में चूने का छिड़काव करते हैं, जबकि क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु, क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु जिप्सम का छिड़काव करते हैं एवं, जिप्सम का छिड़काव करते हैं एवं जल जमाव वाली चावल जैसी फसलों का, जल जमाव वाली चावल जैसी फसलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये दूसरा बिंदु हो गया। अब तीसरे बिंदु में आता है, तीसरे बिंदु में लिखेंगे उत्पत्ति मूलक वर्गीकरण, उत्पत्ति मूलक वर्गीकरण, जिसे जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जेनेटिक क्लासिफिकेशन, जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको, उत्पत्ति मूलक वर्गीकरण को जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इतना सारा फैक्ट्स आएगा दोस्तों कि सच बताऊं लिखाने और याद करने दोनों में माथा घूम जाएगा। आगे जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से एकदम फोकस्ड होकर पढ़ना, ठीक है। बस मिट्टियों के इसमें नाम आपने याद कर लिया, वही बड़ी सफलता है। जब भारत की मिट्टी पढ़ाएंगे तो एक एक 8 वर्ग हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नाम से भी सुन लेना। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया, तो उसने बताया भी है कौन सी मिट्टी किस खेती के लिए, किस फसल के लिए उपयुक्त है, सब पढ़ाएंगे। वो आपसे पूछा जाएगा कौन सी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, उसका वितरण क्या है। यहां पर मिट्टी के नाम, दुनिया की मिट्टी में मिट्टी का नाम महत्वपूर्ण है, पर वहां मिट्टी के गुण, मिट्टी की उपयोगिता और मिट्टी का वितरण सब कुछ वहां पढ़ना है बेटा। इस बात में भी अंतर समझना, आप पढ़ कहां के लिए रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। अभी जब आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हो तो विश्व के भूगोल में विश्व की मिट्टियां हैं, ठीक है, ओके। अब इसके वर्गीकरण में लिखेंगे यह वर्गीकरण, यह वर्गीकरण मार्बट, MARBUT, इनको मार्बुट मत पढ़ना, मार्बट महोदय द्वारा किया गया है। यह वर्गीकरण, उत्पत्ति मूलक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? मार्बट महोदय द्वारा किया गया है। पूर्ण विराम लगाकर इनके अनुसार मिट्टियां 3 प्रकार की होती हैं, इनके अनुसार मिट्टियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की है? नंबर 1 मंडलीय मृदा, इसी को क्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं। मंडलीय मृदा इंग्लिश में बोलते हैं जोनल सॉइल। नंबर 2 अंतः मंडलीय मृदा, इसको कहते हैं इंट्रा
अंतःमंडलीय पहले लिखे, पहले फिर दूसरे नंबर पर लिखते हैं अमंडलीय मृदा। तो अमंडलीय मृदा मतलब ए जोनल सॉइल। तो तीसरे नंबर पर अंतः मंडलीय मृदा, इंट्रा जोनल सॉइल। तीन बातें। ठीक है, जोनल, ए जोनल, इंट्रा जोनल, याद करो, इंग्लिश याद रखोगे ज्यादा अच्छा है। जोनल, ए जोनल, इंट्रा जोनल, ये मिट्टियों की बात। अब जब बात आती है जोनल सॉइल की, किसकी बात आती है? जोनल सॉइल की बात आती है। इसके बारे में पहली लाइन कि जोनल सॉइल के बारे में क्या लिखेंगे? पहली लाइन लिखेंगे कि वह मिट्टी जिसका विकास, वह मिट्टी जिसका विकास किसी निश्चित जलवायु कटिबंध में स्थानिक रूप से होता है, किसी निश्चित जलवायु कटिबंध में स्थानिक रूप से होता है, एवं विकसित परिच्छेदिका पाई जाती है। अभी सॉइल प्रोफाइल जो आपने पढ़ा, परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, विकसित परिच्छेदिका पाई जाती है, उसे ही जोनल सॉइल कहते हैं, उसे ही जोनल सॉइल कहते हैं। पूर्ण विराम लिखो, यह मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है। देख लो एक बार बोर्ड में, पहले फिर आराम से बना लेना। देख लो एक बार बोर्ड में कितने प्रकार की होती है। तो इसको दो वर्गों में बांट दिया। सबसे पहला एक मिट्टी हो गई जिसका पहला वर्ग है पेडोल्फर। हिंदी और इंग्लिश एक ही है, केवल नाम है, चाहो तो इसे ही आप देवनागरी में लिख देना। दूसरी मिट्टी होती है पेडोकॉल। इस मिट्टी का विकास होता है जहां पर प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवेपोट्रांसपायरेशन। तो इस मिट्टी का विकास होता है जहां प्रेसिपिटेशन इज लेस देन इवेपोट्रांसपायरेशन। पेडोल्फर का मतलब है तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक तरफ एल है, एक तरफ FeR है और एक तरफ पेड है। पेड का मतलब मिट्टी, एल का मतलब एल्यूमिनियम, FeR का मतलब फेरस। ऐसी मिट्टी जिसमें एल्यूमिनियम एवं फेरस जैसे तत्व पाए जाते हों उसको क्या लिखोगे? ऐसी मिट्टी जिसमें एल्यूमिनियम एवं फेरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। पेड का मतलब मिट्टी, एल्यूमिनियम एवं फेरस, एल्यूमिनियम एवं फेरस। ठीक है, ये मिट्टी कहां होगी? जहां वर्षा अधिक है, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन से। अब यहां देखो, इसमें भी दो शब्द हैं। एक तरफ पेड है, पेड का मतलब हो गया मिट्टी, और एक तरफ Cal है, Cl का मतलब हो गया कैल्शियम। ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता है उसे पेडकॉल कहते हैं। ये वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में होगी, मतलब जहां वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च है, तो वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में होगी। ओके, अब इसको देखो, इसको देखो। पेडोल्फर मिट्टी का जो वर्ग है दोस्तों, वो दो प्रकार का है, जिसमें से एक मिट्टी होती है पॉडजोल और दूसरी मिट्टी होती है लैटोसोल। पॉडजोल मिट्टी का विकास होता है टेम्परेट जोन में, और जो ये मिट्टी होती है लैटोसोल होता है, इसका विकास होता है ट्रॉपिकल जोन में, उष्णकटिबंध में होती है। ये मिट्टी बनती है पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया से। तो ड्यू टू पोर्टजोलाइजेशन, और ये मिट्टी बनती है ड्यू टू लेटरलाइजेशन, ये लेटराइटीकरण की प्रक्रिया से बनती है और ये पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया से बनती है। पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया से बनने वाली इस मिट्टी के दो वर्ग होते हैं, जिसमें से एक होता है ब्राउन पॉडजोल, और दूसरे नंबर पर होता है एस ग्रे पॉडजोल। ये पाई जाती है साइबेरिया टाइप क्लाइमेट जोन में, साइबेरिया में पाई जाती है, और ये पाई जाती है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जोन में, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जोन में पाई जाती है। देख रहे हो, ये जो लैटोसोल मिट्टी है, लैटोसोल मिट्टी के दो वर्ग होते हैं। एक होता है रेड येलो सॉइल होता है, और दूसरा होता है लेटेराइट सॉइल होता है। रेड येलो होता है इक्वाटोरियल विषुवतीय प्रदेश में, विषुवतीय क्षेत्र में, और ये होती है मूल रूप से विषुवत से लेकर मानसून क्षेत्र में, विषुवत में भी होगी और मानसून क्षेत्र में होगी। रेड येलो सॉइल होगी, लेटेराइट सॉइल होगी, लेटेराइट सॉइल। ये जो पेडकॉल मिट्टी है, इसके कई वर्ग हैं, जिसमें से सबसे पहला है
सबसे पहला है प्रियरी, दूसरे नंबर पर है चेरनोजम, तीसरे नंबर पर आता है चेस्टनट, चौथे नंबर पर आता है सीरोजम, पांचवें नंबर पर आता है ग्रूमोसोल, छठवें नंबर पर आता है रेड डेजर्ट, लाल मरुस्थलीय मिट्टी। एक एक मिट्टी में इतने वर्ग बन गए। अब आप कहोगे सर कैसे याद करेंगे, दादा रे मर गए अब कैसे याद करेंगे? याद तो करना पड़ेगा, आईएएस बनना है तो याद करना पड़ेगा दोस्तों। एकदम साइड में हो, ठीक से पढ़े, याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। ध्यान से, बहुत अच्छे से लिखेंगे। राम कुमार कोई बात नहीं, पहले बोर्ड में जो लिखा वो लिख लो बेटा। तो बिल्कुल नाम में ही सब वर्णित है बेटा, बिल्कुल नाम में वर्णित है प्रतीक्षा। नाम ही अपने आप पर सफिशिएंट है, कहते हैं नाम ही काफी है। मैं बोला तो कि इन इंग्लिश शब्दों को देवनागरी में लिख दो। नाम है बेटा, नाम वही है, चाहे अंग्रेजी में लिख दो चाहे हिंदी में। अभी जो इधर मैं हिंदी में लिखा इसी को इंग्लिश में लिख देता तो आपको लगता है इंग्लिश में लिखा हूं। मैंने दिखाया है कि वो नाम है, नाम को इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में। ये जो लिखा है P इज ग्रेटर देन इवेपोट्रांसपायरेशन, तो यह प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण इज ग्रेटर देन इवेपोट्रांसपायरेशन, तो उधर है प्रेसिपिटेशन इज लेस देन इवेपोट्रांसपायरेशन। पेडाकॉल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, शुष्क क्षेत्र की मिट्टी है। ग्रूमोसोल मतलब GRUMO है, ग्रूमो, GRUMO, ग्रूमोसोल, SOL। पेडकॉल का पांचवा है ग्रूमोसोल, GRUMO, ग्रूमो, SOL, ग्रूमोसोल। अभी सेशन पूरा नहीं हुआ बेटा, अभी तो पढ़ो, अभी शुरू है। तीसरे नंबर पर है चेस्टनट, CHEST, चेस्ट NUT, चेस्टनट। नाम को आपको देवनागरी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखोगे बेटा रीना? चेस्टनर नहीं, चेस्टनट है, NUT, चेस्टनट, CHESTNUT। राम कुमार समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प में। क्या करूं बेटा मैं? तुमको नाम किसी का, तुम्हारा नाम राम कुमार है, तुम बोलो समझ नहीं आया सर। अब मैं इसमें क्या बोलूं, तुम्हारा नाम राम कुमार है, अब इसमें मैं तुमको क्या समझा दूं बेटा? कुछ बच्चों ने पूछा ये तीसरा वाला क्या है, ये है चेस्टनट, CHESTNUT, चेस्टनट है ये। इसको भी कुछ ने पूछा है ग्रूमोसोल, तो GRUMOSOL, ग्रूमोसोल है। अब केवल नाम नाम लिखे हैं, बोल रहा है सर समझ में नहीं आया। अरे जोनल सॉइल के इतने नाम हैं। ये वाली मिट्टी पाई जाती है जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक है, ये वाली मिट्टी पाई जाती है जहां शुष्कता की मात्रा अधिक है, सब बोर्ड में लिखा है। क्या तुझे समझ में नहीं आता राम कुमार? क्यों बेटा प्रभु राम के नाम को बदनाम कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? सृष्टि पांडे लिख सको तो लिख डालो बेटा, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। सीरोजम, अच्छा सीरोजम को कैसे लिखते हैं? SEIROZEM है, सीरोजम। स्वीटी, ओके।
ठीक है शिवम, बहुत खुशी की बात है बेटा। ठीक है सुप्रिया, ठीक है। वही वही, अब अभिषेक भी यही प्रश्न पूछता है, नाम अंग्रेजी से लिख सकते, क्यों अंग्रेजी से लिखेगा, हिंदी से लिख देना भाई। क्यों लिखेगा अंग्रेजी से अभिषेक, हिंदी से लिख देना, देवनागरी में लिख देना नाम। वही वही प्रश्न सारे बच्चे पूछते हैं। अब ये कहो कि कल से मैं गीता ले आया करूं एक हाथ में और एक हाथ में गंगा जल, जब भी आप पूछा करो तो बोलूंगा गीता की सौगंध खाकर ऐसा बोलता हूं, गंगा की सौगंध खाकर ऐसा बोलता हूं, तब मानोगे। हालांकि मानोगे आप उसमें भी नहीं, ये भी मैं बता दूं, गारंटी, पक्की पक्की गारंटी है, मानोगे तो आप उसमें भी नहीं। वही बात 2 मिनट पहले बताया, वही बात दूसरा बच्चा फिर से पूछा। देखो यहां पर जब मैं हिंदी लिखा तो हिंदी में नाम ज्यादा क्लियर नहीं होता है, तो अंग्रेजी फिर आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, जल्दी बताओ। जब आपने अंग्रेजी फिर से लिखा, इसलिए मैंने अंग्रेजी लिख दिया। अब अंग्रेजी लिख दिया तो सर अंग्रेजी में लिखे कि हिंदी में लिखे, अंग्रेजी, अरे बोल दिया भाई नाम हिंदी में लिखो अंग्रेजी में, तो बेहतर है कि आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी में लिख दो, नाम ही तो लिखना। अब यहां पर लिखना है पोर्टजोल, तो आप ऐसा लिखो पोर्टजोल, ये लिखो पोर्टजोल, पोर्टजोल या पोर्टसोल लिख सकते हो, ये लो ऐसे लिख दो। लेटोसोल लिखना है तो यहां पर ऐसा लिखो लेटोसोल, सॉरी। अब इसमें जब ड्यू टू पोर्टजोलाइजेशन लिखा तो इसको जरूर लिख देना कि पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया से, इसको लिखना लेटरलाइजेशन की प्रक्रिया से। ठीक है शुभम गुप्ता, तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम्हारी फिक्र है ना, तुम ये ज्ञान मत दो कि मैं कैसे लिखूं कैसे नहीं करूं, ये ज्ञान देने के लिए तुम नहीं आया, तुम मुझसे पढ़ने आया है। समझ में आया बात गुप्ता जी, ज्ञान मत दिया करो बेटा, ज्ञान मत दिया करो। शिक्षक को बखूबी पता है कब कौन सा शब्द इंग्लिश में लिखना है, कौन सा शब्द हिंदी में लिखना है, बखूबी पता है, क्यों इंग्लिश में लिखना है बहुत अच्छे से पता है। ज्ञान मत दिया कर बेटा, नहीं तेरी बुद्धि फट जाएगी ज्ञान देते देते, तू तो ज्ञानी मानव बन जाएगा ज्ञान देते देते। पढ़ा कर, पढ़ने के लिए आया है यहाँ पर, मतलब इतना वही नाम अभी कल से लेकर आज तक समझा रहा हूं। देखो अभी सारी की सारी ब्राउन मिट्टी, ग्रे मिट्टी, वही सब के सब, रेड येलो लाल पीली मिट्टी, सब अभी थोड़ी देर पहले वही पढ़ाया, कल वही पढ़ाया और आज लिख दिया तो बोल रहा है कि सर समझ नहीं आता अंग्रेजी लिख देते हो तो। इतनी तो तेरी सशक्त अंग्रेजी है और इतनी तेरी सशक्त भाषा में पकड़ है बेटा, उसके बाद तुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती, हिंदी समझ नहीं आती और शिक्षक को सुझाव देता कि ऐसे क्या करिए सर। मत इतना ज्ञान दिया करना, तेरा मस्तिष्क फटने लगेगा और तेरे मस्तिष्क में शोध होना शुरू हो जाएगा कि इतना प्योर ब्रेन लाया कहां से। ठीक है कितना प्यार से समझाते हैं कि ऐसा क्यों लिखा, ये भी बता रहा हूं कि ऐसा लिखा क्यों मैंने, कि हिंदी नाम लिखते हैं तो कई बार लिखने में आपको समझ में नहीं आता तो इंग्लिश नाम लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नाम है चाहे देवनागरी में लिखो चाहे हिंदी में। मैंने लिख दिया इंग्लिश में देवनागरी, फिर भी वो ज्ञान देगा क्योंकि उसको खलीफा बनने की आदत है कि मैं ज्ञानी हूं और सर को एक ज्ञान टपक देता हूं, लो सर ये ज्ञान मेरा ले लो। और जानता है कि सर इतने सरल भी नहीं है कि बहुत जल्दी से ज्ञान तेरा ले ही लेंगे, पर फिर भी। अब इतनी बात हो गई दोस्तों, इतनी बात में इधर वाली मिट्टियों का वर्णन हम लोगों ने कर लिया है, इधर वाली मिट्टियों का वर्णन कर लिया है, पर इधर वाली मिट्टियों का वर्णन अभी हमने नहीं किया, तो इनका वर्णन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों को एक साथ, प्रियरी एवं चेरनोजम मृदा, प्रियरी एवं चेरनोजम मृदा, दोनों को एक साथ लिखेंगे, चेरी प्रियरी एवं। एक बच्चा पूछता ग्रे का मतलब क्या होता है, तुझे प्रणाम है मेरे साथी, तेरे चरणों की वंदना तेरा शिक्षक कर रहा है, प्रणाम तुझे साथी, प्रणाम नहीं प्रणाम है तुझे। अभी थोड़ी देर पहले ग्रे का मतलब बताया था कि राख जैसा, राख के रंग का धूसर, ये ग्रे सॉइल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब बताओ क्या करूं, कुछ बोलूंगा तो इनको बुरा लगेगा, अरे इनका इनका अहंकार हट कर जाएगा, अरे मैं तो अभी तक पूरा ज्ञान का पुंज था, मेरे आसपास पूरे क्षेत्र में मेरे ज्ञान की परचम लहराता था और सर ने मुझे कैसे डांट दिया, मैं तो ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ पैदा ही हुआ और सर ने मुझे क्यों कह दिया। अरे मेरे दोस्तों पढ़ लो यार, उल्लुओं की तरह प्रश्न मत पूछा करो, थोड़ा सा तो सेंसिबल हो जाओ। ठीक है हाँ एक बच्चे लिखा सर इनकी सबकी फर्स्ट रैंक पक्की, तो फिर अब आप लोग तैयारी करो सेकंड रैंक की, फर्स्ट रैंक जब पक्की ही हो गई तो कैसे पढ़ाए यार तुम लोगों को, लगता है थोड़ी सी लेवल पर ले जाए, पर लेवल में नहीं, अभी उन्हें शब्द में ही दिक्कत है, अभी तक देवनागरी में ही दिक्कत है। ओके ठीक है प्रेरी और चेरनोजम आपने लिखा, लिखो इस मिट्टी को, लिखो यह मृदा शीतोष्ण घास के मैदानों में, यह मृदा शीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाने वाली, शीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाने वाली कैल्शियम एवं कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता, कैल्शियम एवं कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता, प्रचुरता से युक्त दुनिया की सबसे उर्वर मिट्टी है। कैसी है दुनिया की सबसे उर्वर मिट्टी, मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं, दुनिया की सबसे उर्वर मिट्टी है जिसका रंग काला, कार्बनिक तत्व की वजह से इसका रंग काला है, ठीक है ना, जिसका रंग काला काला प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगाए फिर लिखेंगे, पूर्ण विराम लगाए फिर लिखेंगे सभी, खाद्यान्न उत्पादन की वजह से, खाद्यान्न उत्पादन की वजह से इस मिट्टी को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में या दुनिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है, दुनिया में ये मिट्टी जानी जाती है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। लिखो यह मिट्टी यूरोप में
यूरोप में मतलब यूक्रेन और रसिया के आसपास। यूरोप में स्टेपी, देखना हिंदी लिखूंगा, स्टेपी। उत्तर अमेरिका में प्रेयरी, यूरोप में स्टेपी, उत्तर अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अमेरिका में पंपास, लिखते जाइएगा। दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, वेल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया में लिखेंगे डाउन्स, सब हिंदी लिख रहा हूं, नकल उतारो अब, मजा आ रहा, कितना अच्छे से नकल उतारोगे अब, डाउन्स। एवं न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, कैंटरबरी के घास मैदानों में, कैंटरबरी के घास मैदानों में पाई जाती है, मैदानों में पाई जाती है। अब ये बेसिकली चिरनोजम मिट्टी को इतने नाम है, इतने अलग अलग जगह पर नाम है। मिट्टी एक ही है, वो काली काली मिट्टी है, लेकिन ये काली कपासी मिट्टी नहीं है। जो बेसाल्टिक मिट्टी होती है वो कपासी मिट्टी होती है। इसमें कालेपन का कारण है इसमें कार्बनिक तत्वों की उपस्थिति, और कार्बनिक तत्वों की उपस्थिति के कारण ही इसकी उर्वरता उच्च पाई जाती है। तो ये नाम आपने लिखा कि ये मिट्टी है। खाद्यान्न उत्पादन, खासकर गेहूं के उत्पादन की वजह से इस मिट्टी को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया में रोटी की डलिया कहते हैं, ठीक है ना। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए चेस्टनट के बारे में, लिखिए चेस्टनट। चेस्टनट एवं सीरोजम दोनों के बारे में लिखो आप एक साथ। चेस्टनट एवं, नहीं सीरोजम मत लिखो, चेस्टनट ही लिखो यार, चेस्टनट लिखो, ठीक है, चेस्टनट। अब चेस्टनट में डैश देकर लिखेंगे सभी, लिखें यह चेरनोजम मिट्टी के चारों ओर, यह चेरनोजम मिट्टी के चारों ओर सापेक्षिक रूप से, चेरनोजम मिट्टी के चारों ओर सापेक्षिक रूप से, सापेक्षिक रूप से शुष्क दशाओं में, शुष्क दशाओं में पाई जाने वाली मिट्टी है, शुष्क दशाओं में पाई जाने वाली मिट्टी है, मिट्टी है, पूर्ण विराम। तो फिर आप सीरोजम लिखो, सीरोजम, सीरोजम, सीरोजम के बारे में डैश देकर लिखे, यह शीतोष्ण, शीतोष्ण एवं उपोष्ण मरुस्थलों में पाई जाने वाली, शीतोष्ण एवं उपोष्ण मरुस्थलों में पाई जाने वाली मिट्टी है, मिट्टी है, पूर्ण विराम। अब ग्रोमोसोल को लिखो, ग्रोमोसोल, ग्रोमोसोल, ग्रोमोसोल में लिखो, यह मिट्टी, यह मिट्टी कहां, तो लिखेंगे यह मिट्टी सवाना घास मैदान, सवाना घास मैदान क्षेत्र में, क्षेत्र में विकसित पाई जाती है, पाई जाती है, पूर्ण विराम लगाए। फिर लास्ट लिखे रेड डेजर्ट सॉइल, रेड डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट देकर लिखेंगे उष्ण मरुस्थलों की मिट्टी, उष्ण मतलब गर्म मरुस्थल, उष्ण मरुस्थलों की मिट्टी, उष्ण मरुस्थलों की मिट्टी, पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करते लिखेंगे, लिखो पेडकॉल के इन सभी वर्गों, जितने वर्ग आपने देखे, पेडकॉल के इन सभी वर्गों में केशिकीय क्रिया के कारण, कैपिलरी एक्शन हो क्योंकि वर्षा की कमी है, केशिकीय क्रिया के कारण, केशिकीय क्रिया के कारण मृदा में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण एवं क्षार तत्व, ठीक है, पूर्ण विराम, लवण एवं क्षार तत्व पाए जाते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये जोनल सेल के इतने वर्ग हैं, जोनल सेल में दोस्तों इतने पाए जाएंगे, ये है जोनल सेल। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है बेसिकली ए जोनल सेल। क्या लिखेंगे आप सभी, ए जोनल सेल। तो डैश देकर लिखेंगे वैसी मिट्टी जिसमें परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ हो, वैसी मिट्टी जिसमें परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ हो, नहीं हुआ, पूर्ण विराम लगाकर लिखिए यह परिवहित मिट्टी होती हैं जो, यह परिवहित मिट्टी होती हैं जो जो अपने उत्पत्ति केंद्र से संबंधित नहीं रहती, जो अपने उत्पत्ति केंद्र से संबंधित नहीं रहती, बल्कि बल्कि हवा पानी हिमानी आदि द्वारा, हवा पानी हिमानी आदि द्वारा द्वारा किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर, किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित की जाती हैं, निक्षेपित की जाती है, पूर्ण विराम। लिखो इस मृदा वर्ग को,
इस मृदा वर्ग को 3 भागों में विभाजित करते हैं। हिंदी लिखूंगा, परेशान मत होना। 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 वातोढ़ मृदा, अब मैं जानता हूं हिंदी भी समझ में नहीं आएगी, वातोढ़ मृदा, नंबर 3 मोरेनिया हिमोढ़ मृदा, हिमोढ़ मृदा। जलोढ़ नाम से क्लियर है कि जल राशियों द्वारा जमा की गई मिट्टी, वातोढ़ भी नाम से क्लियर है कि पवन द्वारा निर्मित, वात मतलब होता है हवा द्वारा निर्मित, और हिमोढ़ मतलब हिमानी द्वारा जमा की गई मिट्टी। अब जल द्वारा जमा की गई मिट्टी ये कितने प्रकार की होती है? इस मिट्टी को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है नदी, तो नदीय जलोढ़ हो जाता है। दूसरा होता है झील, तो झीलीय जलोढ़ हो जाता है। झील है जहां झंडा बना है, ध्यान से, बार बार नहीं बताऊंगा, झीलीय जलोढ़ हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है सागरी तटों पर पाई जाती है, तो तटीय जलोढ़ होता है। जलोढ़ 3 प्रकार का होता है। जलोढ़ का मतलब जलीय जमाव की वजह से निर्मित मिट्टी, तो नदियों द्वारा, जहां झंडा है, झीलीय जलोढ़, तटीय जलोढ़, 3 प्रकार का जलोढ़ होता है। रिवराइन एलुवियम्स, लैकेस्ट्राइन एलुवियम्स एंड कोस्टल एलुवियम्स। कोस्टल एलुवियम्स ये हो गया। अब वातोढ़ मृदा की बात हुई, वातोढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं लोएस सॉइल, इसको बोलते हैं एलुवियल और इसको बोलते हैं लोएस। लोएस मिट्टी एक ही प्रकार की होती है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लोएस, लोएस मृदा, लोएस मृदा। पवनों द्वारा निक्षेपित, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, पवनों द्वारा निक्षेपित, जब पवन निक्षेप से निर्मित होती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोएस पठार चीन में है, लोएस प्लेटू के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोएस पठार चीन में, सबसे ज्यादा, मतलब मिट्टी कहीं और की थी, उड़ाकर कहीं ले गए और ले जाकर डिपॉजिट कर दिया, तो मिट्टी बन गई, लोएस मिट्टी बनती है। हिमोड़ मतलब हिमानिया, हिमानिया जब मिट्टी का जमाव करती हैं तो ये हिमोड़ मृदा होता है। अब हिमोड़ मिट्टी को अवस्थिति के आधार पर कई वर्गों में बांटते हैं, जैसे जैसे इंग्लिश लिख दो या हिंदी, हिंदी या इंग्लिश बताओ, पहले इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया लिटरल, लिटरल मोरेन, MORAIN। दूसरे नंबर पर होता है मीडियल, मीडियल मोरेन। तीसरे नंबर पर होता है ग्राउंड, ग्राउंड मोरेन। चौथे नंबर पर होता है टर्मिनल मोरेन। अब कैसे होते हैं? लिटरल को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व हिमोड़, सबकी हिंदी बोल देते हैं पार्श्व, पार्श्व मतलब किनारा, पार्श्व हिमोड़। अब मीडियल क्या होता है? मध्यवर्ती हिमोड़, लिखते चलेंगे अपने हिसाब से हिंदी, मध्यवर्ती हिमोड़, हिमोड़। ग्राउंड मोरेन क्या होता है? तो तलस्थ, तली में, तो तलस्थ हिमोड़, जान गया ना कि इसलिए इंग्लिश लिखा था, तली, तली में पाया तलस्थ हिमोड़। टर्मिनल को मतलब होता है अंत्यस्थ, अंत जहां होता है, तो अंत्यस्थ हिमोड़। इंग्लिश शब्द ज्यादा जरूरी है उसके। लिटरल मतलब किनारों के, मीडियल मतलब बीच का, ग्राउंड मतलब तली का, टर्मिनल मतलब अंत का। कैसे? जैसे मान लो इधर से एक हिमानी आई, दूसरी हिमानी इधर से आई और जुड़ गई, अब हिमानी बढ़ गई आगे और कुछ इस तरह से हिमानी पाई जाती है। एक हिमानी इधर से आ रही थी, एक हिमानी इधर से पा रही थी, तो अब इसके किनारों पर, इन किनारों पर जो हिमानियों का जमाव होगा, ये किनारों पर जो होता है जमाव, उसको कहते हैं लिटरल, लिटरल। फिर ध्यान से, अब इसके बीच में, जैसे मान लो ये यहां पर है, ये जो बीच में होता है इसको कहते हैं मीडियल। अब तली में कुछ पाया जाएगा, तली में ये पाया गया, तली में ये तली है, तली वाला होता है, तो इसको कहते हैं ग्राउंड। और जो लास्ट में पाया जाएगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये लास्ट में होगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल। ये चार चित्र भी बना लेना, टर्मिनल सबके साथ मोरेन लिख लेना। पहले के सेकंड में झीलीय जलोढ़ लिखा, जहां झंडा, झील शब्द से बना झीलीय। नदीय जलोढ़ रिवराइन एलुवियम्स, लैकेस्ट्राइन एलुवियम, झीलीय जलोढ़। तटीय जलोढ़ हो गया कोस्टल एलुवियम्स, उधर हो गया वातोढ़ मृदा क्षेत्र में हो गया लोएश मिट्टी, कहते हैं पवनों द्वारा निक्षेपित। फिर उसके बाद हिमोड़ के 4 वर्ग हो गए, 4 वर्ग मतलब पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़, अंत्यस्थ हिमोड़। इतने प्रकार से एजोनल सॉइल होती है, ये एजोनल सॉइल के वर्ग है। होने दो बेटा, सर को देखने की जरूरत नहीं है, यहां यही चलेगा सब। ग्राउंड, तली, ग्राउंड का मतलब होता है तली बेटा, तो तलस्थ हिमोड़ कहलाता है ग्राउंड। जिनको पढ़ना हो पढ़ते रहो, बाकी जिनको मटरगस्तियां करना है कर लेने दो खूब, उनके उनके जीवन का बड़ा सुखद पल है। माता पिता ने मेहनत करके पैसा दे दिया, एडमिशन हो ही गया, उनको मस्तियां कर लेने दो। हो गया इतना। अब लास्ट हमने आपको यहां पर बताया कि इन्होंने 3 भागों में बांटा, जोनल सॉइल, एजोनल सॉइल और लास्ट आता है इंट्राजोनल सॉइल। लास्ट क्या आता है? इंट्राजोनल सॉइल। तो लिखो आप इंट्राजोनल सॉइल, अंतःमंडलीय मिट्टी, इंट्राजोनल सॉइल लिखेंगे सभी। वह मृदा वर्ग जो
जोनल मिट्टी मतलब मंडलीय मिट्टी के आंतरिक भागों में, वह मृदा वर्ग जो मंडलीय मिट्टी के आंतरिक भागों में स्थानीय कारकों के प्रभाव से विकसित होती हैं पूर्ण विराम लगाओ, लिखो। इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। केवल इंग्लिश वर्ड, हिंदी है ही नहीं। इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। इंट्राजोनल सेल की बात है। इंट्राजोनल सेल, यूपीएससी ने इनसे प्रश्न पूछा, सारी जगह से प्रश्न पूछ लिया यार, सारी जगह से पूछा है। इंट्राजोनल का सबसे पहला होता है कैल्सीमॉर्फिक, हिंदी में आप लिखेंगे तो कैल्शियम प्रधान मिट्टी, कैल्सीमॉर्फिक। दूसरे नंबर पर होता है हैलोमॉर्फिक, और तीसरे नंबर पर होता है हाइड्रोमॉर्फिक। सबके साथ सॉइल लग जाएगा। कैल्शियम प्रधान मिट्टी जो हिंदी लिख रहे हैं, लवण प्रधान मिट्टी, जल प्रधान मिट्टी। कैल्शियम प्रधान, लवण प्रधान, जल प्रधान मिट्टी। फोजिया अली हिमानी क्या होती है? हिम का मतलब होता है बर्फ, तो बर्फ की नदियां हिमानी होती हैं। ठीक है। अब कैल्सीमॉर्फिक मिट्टियों के 2 वर्ग होते हैं। इन मिट्टियों के 2 वर्ग। अब ये नाम है तो नाम हिंदी और इंग्लिश में एक ही रहेंगे। एक का नाम है टेरा रोसा। ये युगोस्लाविया तट के आसपास पाई जाती है, युगोस्लाविया के आसपास पाई जाती है, यूरोप में। और एक है रेंडजिना, ये स्कॉटलैंड के आसपास पाई जाती है, स्कॉटलैंड के आसपास की मिट्टी है। केवल 2 ही वर्ग। दुनिया की इन मिट्टियों को ऐसे ही तुलना करते हैं। अब जो हैलोमॉर्फिक है, इसके पुनः 2 वर्ग हो जाते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं शोलोनचक, कहीं भी पाई जाएगी पर लवण प्रधान मिट्टी होगी केशिकीय क्रिया के कारण। तो दूसरे नंबर पर पाई जाती है शोलोनर्द, या ऐसा कह सकते हो शोलोनर्द, कहीं भी पाई जाएगी जहां केशिकीय क्रिया की प्रधानता हो जाएगी। बिल्कुल दबा के प्रश्न आता है बेटा, दबा के प्रश्न आता है। ठीक है। अभी जो हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी होती है, इसके 2 वर्ग होते हैं। एक होती है बेसिकली बॉग, ये शीतोष्ण दलदलों में बनती है, शीतोष्ण दलदलों में बॉग। और दूसरी होती है मीडो, ये भी उपध्रुवीय दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बॉग एवं मीडो ठंडे एवं शीत आर्द्रता वाले क्षेत्रों में बॉग एवं मीडो जैसी बेसिकली मिट्टियों का विकास होता है। बॉग एवं मीडो, ये मिट्टी यहां पर विकसित हो जाती है। जल जमाव वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। देखो ये कैल्शियम प्रधान मिट्टी है, ये लवण प्रधान मिट्टी है, ये जल जमाव वाले क्षेत्रों में विकसित मिट्टी है। ठीक है, बन गए? ओके, चलो सभी यहां पर ध्यान से, सारा बन गया ना? ओके, तो आपने देखा यहां से शुरू किया कि मिट्टी के 3 वर्ग थे। सबसे पहला जोनल सेल में इतनी मिट्टियां हो गई, फिर ए जोनल सेल में ये मिट्टियां हो गई, और इंट्राजोनल में मिट्टियों के इतने ही वर्ग किसने बताए हैं? बेसिकली ये सब मार्बट का क्लासिफिकेशन है दोस्तों। किसका क्लासिफिकेशन है? मार्बट महोदय का क्लासिफिकेशन है। उनने मिट्टी के इतने वर्ग बनाए हैं। फिर पीछे लौटाता हूं, आप मिट्टी का वर्गीकरण कर रहे थे, तो मिट्टी के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने वर्ग बनाया रंग के आधार पर, मिट्टी के ये वर्ग बने। फिर उसके बाद पीएच मान के आधार पर मैंने मिट्टियों के ये वर्ग बनाए। फिर उसके बाद इधर आ गए और उत्पत्ति मूलक वर्गीकरण किया, और मिट्टी के 3 वर्ग थे, मंडलीय मृदा, अमंडलीय मृदा और लास्टीय। आरती शर्मा सर, मीडोज का क्षेत्र क्या है? उपध्रुवीय क्षेत्र है बेटा, उपध्रुवीय क्षेत्र मीडोज का, उपध्रुवीय ठंडे क्षेत्र, शीत क्षेत्र। ठीक है। अब उसमें से एक एक को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया कि ये मिट्टियां कौन कौन सी हैं, कहां की हैं, ये सारी मिट्टियां। ठीक है, तो इतनी मिट्टियों को आज आपको मैंने लिखाया, और अब थोड़ा सा एक होमवर्क दे देता हूं। खूब पढ़ लिया ना आपने? चलो सभी लिखो, एक होमवर्क लिखो, और करना है, जरूर करना। कुछ होमवर्क दे देना चाहिए ताकि आप लोगों का विषय से जुड़ाव बना रहे। जुड़ाव नहीं बना रहे कोई मतलब नहीं है, कुछ करते रहोगे। कल दिल्ली में वैसे भी इलेक्शन है, कल दिल्ली में प्रदेश सरकार का चुनाव है, तो कक्षाएं तो लगभग बंद ही है, सारी की सारी, लगभग क्या सभी बंद है, हो भी नहीं सकती क्लास, संभव नहीं है क्लास हो पाना, सरकारी तौर पर प्रतिबंधित छुट्टियां होती हैं, समझ रहे हैं ना? तो कुछ बैठे बैठे काम कर डालिएगा। तो होमवर्क देता हूं सॉइल क्लासिफिकेशन में, ये चौथा क्लासिफिकेशन है, यूएसडीए,
क्लासिफिकेशन, यूएसडीए का क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग सीएस वर्ग कहते हैं, सीएस वर्ग कहते हैं मिट्टी का। ये आपको इसके कुछ 11-13 वर्ग होंगे, उनके नाम लिखने और उनकी विशेषता लिखनी है। आप देखना इन मिट्टियों के नाम बाकायदा लिखे होंगे, ढेर सारे नाम होंगे, जैसे मान लो अल्फीसॉल हो गया, अल्फीसॉल, मॉलीसॉल हो गया, मॉलीसॉल, वर्टिसॉल हो गया, वर्टिसॉल, हिस्टोसॉल हो गया, हिस्टोसॉल, वर्टिसॉल हो गया, एंटीसॉल हो गया, एंटीसॉल हो गया, एंटीसॉल हो गया, इंसेप्टिसॉल हो गया। तो इस तरह से 11 से 13 वर्ग मिट्टी के आपको प्राप्त होंगे। इन सभी वर्गों को लिख के 2-2 लाइन में इनकी विशेषता देना, आप इन सबकी आप विशेषता देना, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? तो ये आपको होमवर्क है, ये कर लेना, 1 से 1.5 पेज का मैटर है। कल आप आराम से फुर्सत होना, कहीं बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है। आपकी यही बुकलेट जो संस्था से मिलती है उस बुकलेट में भी दिया है। इस बुकलेट के अलावा आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, मशीन है, जिसके माध्यम से आप देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, लैपटॉप है, आप सीधे डालना यूएसडीए का सीएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सीधा वो पूरे के पूरे मिट्टी को आपको दिखा देगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये काम करना है, काम कल कर लेना है। तो इसी के साथ दोस्तों विश्व स्तर पर मिट्टी समाप्त। देखो, सबसे पहले आपको मैंने ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ा दिया, दूसरे नंबर पर मैंने भू आकृति विज्ञान पढ़ा दिया, तीसरे नंबर पर मृदा विज्ञान ले लिया। मृदा विज्ञान बायोज्योग्राफी का टॉपिक है। बायोज्योग्राफी के शेष टॉपिक आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ते हैं। मंडे से हम आपको क्लास देंगे किसकी, ध्यान से मंडे से हम क्लाइमेटोलॉजी की क्लास लेंगे, जलवायु विज्ञान की क्लास लेंगे। तो दोस्तों यहां तक की तमाम चीजों का आप कोशिश करें कि रिवीजन हो जाए। मंडे से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन में आएंगे, जलवायु विज्ञान वाले सेक्शन में आएंगे और इसे करेंगे। आज की इस कक्षा में ढेर सारे फैक्ट्स अवश्य थे। मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ हुई होगी इतने सारे फैक्ट्स एक साथ देखकर, पर तकलीफ हुई तो इससे कोई